सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। लाहौर में होने वाला ये जो वाक़या है जिसमें रेप हुआ एक माँ के साथ, उस पर हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर मुसलसल मजम्मत की जा रही है। पुलिस के रवैये के ऊपर मुसलसल मजम्मत की जा रही है। अब तक मुलजिम को गिरफ़्तार नहीं किया जा सका, उसका साथी गिरफ़्तार नहीं हुआ, बल्कि वो ख़ुद थाने आ गया। उसने आके कहा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब मामला जिस जानिब जाना है उसमें हम देख रहे हैं कि उस्मान बोजदार साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत भी बड़ा एक्टिव है, लेकिन रिज़ल्ट नहीं निकल रहा। इसी दौरान एक रिपोर्ट आई है, एक NGO ने रिपोर्ट जारी की है, और वो रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि सिर्फ पंजाब में जनवरी 2020 से जून 2020 तक तकरीबन 600 बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात हुए हैं। अब कल एक पिटीशन फाइल हो गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ 2019 में, यानी कि PTI के गवर्नमेंट के अंदर, सिर्फ पंजाब के अंदर 14,580 से ज़्यादा ज़्यादती के वाक़यात हुए हैं। ये सूरत हाल है। चीज़ें आगे उस तरह से नहीं बढ़ रही। पुलिस के रवैये के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अफसोस भी हो रहा है, और एक्शन ना लेने की वजह से मजम्मत चल रही है। पूरे पाकिस्तानी डिमांड ये कर रहे हैं कि जो रेपिस्ट हैं उनको सरेआम सज़ाए मौत दी जाए, लेकिन अभी तक इसके अंदर कोई और बड़ी डेवलपमेंट नहीं है। एक और मामला ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जो पाकिस्तान को तकरीबन 65% रेवेन्यू देता है, उसके मसाइल हल करने के लिए कई कमेटियां बन गई हैं। एक कमेटी, फिर दूसरी कमेटी, फिर तीसरी कमेटी, फिर चौथी कमेटी, फिर पांचवी कमेटी। कितनी कमेटियां बनी हैं, किस किस टाइम में कैसे कैसे कमेटियां बनी हैं। जो 2600 अरब रुपए रेवेन्यू दे रहा है, उस शहर की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। बिजनेस कम्युनिटी खड़े होकर मुजाहरे कर रही है। सूरत हाल हल होने की तरफ बढ़ ही नहीं रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI अब टकराव के मरहले में आ गए हैं। मैं आपको कमेटीज़ जो बनी हैं पिछले 2019 से 2020 के दरमियान, जो कमेटीज़ बनी हैं उसमें कौन कौन लोग हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और क्या क्या करना था, ये पहले दिखाता हूँ, उसके बाद इस पर बात करते हैं। ज़रा देखें कमेटियाँ, उनका हाल और उनका काम। इन कमेटियों से क्या होगा, सवाल सबसे बड़ा यही है। बार बार कमेटियाँ, कौन है जो इस सारी कमेटियों के काम का इंतज़ार नहीं कर रहा। हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को देख रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को देख रहे हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो मरकज़ी रहनुमा हैं डॉक्टर, वो मुसलसल इस तरह की बातें कर रहे हैं, वफाकी वज़रा इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हो रहा है। ग्राउंड पर क्या हो रहा है? ग्राउंड पर ये सूरत हाल है कि ज़ुबैर मोतीवाला साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। वो मुसलसल मुजाहरे कर रहे हैं, और वो मुजाहरे किस लिए कर रहे हैं? बिज़नेस कम्युनिटी, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की बिज़नेस कम्युनिटी ग्राउंड पर है। सड़कें ठीक कर दें, हमारी एक्सपोर्ट बंद हो गई है। ज़ुबैर भाई अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ उसामा कादरी साहब हैं, MNA हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, वो भी साथ हैं, और इस वक्त ज़्यादा मुतहरिक नज़र आते हैं पूरे क्राइसिस के अंदर। हमने देखा एजुकेशनिस्ट भी हैं और PTI का पार्ट भी हैं, हुनैद लखानी साहब, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी रहनुमाओं को शामिल करेंगे, लेकिन मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ज़ुबैर भाई, पाकिस्तान में सनतकारों की वो इज्जत रिस्पेक्ट नहीं है, मुजाहरे करते नजर आ रहे हैं। मैंने आपका फुटेज देखा, आपके मुतालबात देख के खबरें चल रही थी, आप पहुंच गए साइड ऑफिस के, हमारा रोड ठीक कर दो, हमारा रोड ठीक कर दो। रोड ठीक हुआ, मैंने आपको कमेटीज बताई, दिखाई, कोई हुकूमत के जानिब से, वफाक से, सिंध से किसी ने रब्ता किया कि हाँ हम आपका रोड ठीक कर रहे हैं, डोंट वरी, आप एक्सपोर्ट करें? देखिए, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई बात ही नहीं। जब हम ये कोई ऐसी बात हमारे अब तक नहीं हुई। ये वादा जरूर है कि कल पीर को 11 बजे चीफ मिनिस्टर साहब हमको अपने चीफ मिनिस्टर हाउस में बुला के हमसे मीटिंग करेंगे। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो दावत आ जाएगी, हम कल उनके साथ मीटिंग करेंगे। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई दावत अभी तक आई नहीं है। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ने हमको ये कहा है कि पीर के दिन 11 बजे मीटिंग होगी। देखिए, मुजाहरा जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत के खिलाफ नहीं था, ये हमारे खिलाफ था। हम साइड लिमिटेड के बोर्ड पे भी मेंबर, लोगों का एतमाद हम पर से इस हुकूमत ने हटा दिया। प्रॉब्लम ये हुआ कि जी अब सड़कों के अंदर हाल ये है कि ये जो मुजाहरा हुआ है उसके अगले दिन कंटेनर्स की कोई एसोसिएशन है जो कंटेनर उठाते हैं एक्सपोर्ट के लिए, उन्होंने ये कह दिया कि साइड से हम कोई कंटेनर नहीं उठाएंगे, इसलिए कि हमारे ट्रॉले उलट जाते हैं। कोई एक जो रास्ता मैं इस वक्त ये सोच रहा हूँ, मैं ज़ुबैर भाई इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि आपसे अब तक तो किसी ने रब्ता किया ही नहीं है, ना वफाक से ना सिंध हुकूमत की जानिब से। अगर जो एसोसिएशन वाले हैं, ट्रॉलर एसोसिएशन वाले, वो अपने ट्रॉलर्स भेजेंगे
और वो उलट जाएंगे तो फिर मामला तो ज़ाहिर है ख़राब है। नौयत ये, संजीदगी ये है कि 5 कमेटियां हैं, वज़ीर आज़म होके गए हैं, आर्मी चीफ भी होकर गए हैं, वज़ीर आला भी मुसलसल जो है वो दावे कोशिशें कर रहे हैं, और मामला है कि मैंने इतने पैसे दिए और तुमने इतने पैसे दिए और तुम ये करोगे, और काम कोई शुरू नहीं हुआ, तो आपसे कोई राब्ता नहीं हुआ। मैंने अपने राब्ते का मसला ये है कि जो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज थे उस वक्त वहाँ मौजूद थे, बोर्ड की मीटिंग थी, वो नीचे आए, उन्होंने अखबार नवीसों से बात की कि हमने वो मैंने सुन ली मीटिंग हमारे पे अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक कोई कांटेक्ट नहीं है। मुझे उम्मीद है कि होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 1100 बिलियन की तो हमारे पास ये इस पैकेज का हमारे ताल्लुक नहीं है। साइट की जो जबूहाली है वो पिछले कोई 10-12 साल 15 साल से है, और ये बतदरीज खराब हो रही है, क्योंकि यहाँ साइट को कैंटोनमेंट इलाका डिक्लेयर किया हुआ है, और जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसका कोई हिस्सा हमें नहीं मिलता, लिहाजा हमारे पास पैसे नहीं है। जो पैसे यहाँ के ट्रांसफर और बाकी जो फीसें उससे जो आता है उसमें 69% इनकी तनख्वाहों में और इनके पेंशन में, इनकी ग्रेजुएटी में, इनकी मेडिकल अलाउंसेस में चले जाते हैं, बाकी 31% बचते हैं। उसमें आप बताएं क्या होगा? उसके अंदर 1500 काम है जिसको हमने करने हैं, और इस दफा जो बजट रखा है उसमें टोटल 20 करोड़ रुपए उन्होंने रोड के लिए रखे हैं। इस वक्त जरूरत है, जो हमने तखमीना लगाया है और जो PC1 बना के 6 महीने पहले हमने जो भेजा हुआ है, जिसको ये कहते हैं कि अप्रूव कर दिया है 7 करोड़ का है, उसमें हमारा रिजर्वेशन ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये पैसे साइट लिमिटेड के थ्रू खर्च ना हो, या हमारी कमेटी बनाई जाए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हमने ये पहले प्रूव कर दिया है पिछले जमानों में कि हमने उनसे बहुत बेहतर काम करके दिखाया, और वो सड़कें जो है अभी तक मौजूद है, और उसके साथ आप हम ये चढ़ाई जो सिस्टम है। मैं जुबैर भाई आपकी तरफ वापस आता हूँ, मैं वापस आता हूँ। असल में कराची इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार कराची पे है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सनती एरिया, साइट लिमिटेड, वहाँ की सड़कों की सूरत हाल मुज़ाहिरे, इसलिए मैंने आपको एक अहवाल दिया। और अब आ जाते हैं यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची में राज करती रही है, इस वक्त भी असम्बली के अंदर बड़ी नुमाइंदगी है, उसामा कादरी साहब। ये जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, हम ये सोच रहे थे कि वज़ीर आज़म के आने के बाद, आर्मी चीफ के आने के बाद, कमेटी के बनने के बाद अब काम शुरू हो जाएगा, अब कहीं ना कहीं काम शुरू हो जाएगा। यहाँ तो सिनेरियो है कि मुजाहिरे शुरू हो गए सारी कमेटियों के बनने के बाद, काम शुरू नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया फैसल अजीज साहब। जी जी जी। मसला ये है कि ये जो सूरत हाल है इसमें आपके इल्म में भी बखूबी इन तमाम चीज़ों से आप भी वाकिफ हैं, और अभी जुबैर मोतीवाला साहब जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल सच्चाई और हकीकत पर मबनी है कि इस वक्त जो है हमें कमेटियां बनाने की ऐसी कौन सी खास जरूरत पेश आई थी, बल्कि एक होल्डर इस वक्त पूरे कराची का ये हमारा ताजिर तबका है, ये हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये हमारी जो है कराची स्टॉक एक्सचेंज है, इसके लोग थे। आप ये बताइए कि किसी भी एक कमेटी में कोई एक ऐसी कमेटी है कि जिसमें कराची के उन स्टेक होल्डर्स को कि जो इस मुल्क की मईशत पे एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उनको कहाँ और कैसे नुमाइंदगी दी गई? तो जनाब ये कमेटियां बनाना और 1100 अरब रुपए का पैकेज जो है वो कराची की आवाम के साथ एक मजाक है, और मजाक भी इतना भोंडा है जो इससे पहले आप कह रहे हैं मजाक है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उसमें शामिल रही है, अमीनुल हक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, और आप अपने ही वफाकी वजीर के खिलाफ कह रहे हैं कि वो मजाक कर रहे हैं। देखिए फैसल साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है हमें उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन हम यकीन की कैफियत तक हम नहीं पहुंचे हैं। यकीन की कैफियत पर कराची का हर शहरी जो है वो परेशान है, वो सोच रहा है कि इस तरह से जिस तरह उन्होंने अनाउंस किया और इतना शेयर जो है सिंध हुकूमत का, तो मुझे एक चीज बताएं, जुबैर मोतीवाला भी कराची के नामी गिरामी शख्सियत है और बहुत बड़ा इनका हिस्सा है, इनकी कमेटी का इन चीजों में, तो मुझे ये बताया जाए कि आज तक सिंध हुकूमत ने कराची शहर की तरक्की के लिए या कराची शहर के मसाइल के हल के लिए कौन सा ऐसा काम? मैं भी सिंध हुकूमत की तरफ भी आता हूँ कादरी साहब। मैं हुनैर लखानी साहब को जो है वो शामिल कर लूँ। लखानी साहब, आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप बड़े परफेक्ट आदमी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, डिलीवर करते हैं। कोविड-19 में आपने बहुत भाग दौड़ की, हॉस्पिटल बना दिया, डिलीवर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर मुसलसल काम करने वाले। पीटीआई को आप आईना पे दिखाते हैं कि भाई काम करो। ये पीटीआई ने जो इतनी बड़ी कमेटियां बना दी, 5-6 कमेटियां बना दी, एक कमेटी में भी आप नहीं है, या आप जैसे वो लोग नहीं है जो डिलीवर करने वाली साइड है पीटीआई की, जिन्होंने काम किया है वो लोगों को तो रखा नहीं। और इस वक्त भी जो 5 कमेटियां बनी हुई हैं उसके अंदर कोई भी डिलीवर नहीं कर रही है। तो पीटीआई
बेसिकली चाह क्या रही है कराची के साथ? देखिए बेसिकली तो पीटीआई के हाथ में अभी भी नहीं है, और आपने कमेटियां बना दी हैं, उन कमेटियों ने 3-4 सेक्टर्स जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए कि ये वो चीजें जिसमें पीटीआई जो है या फेडरल गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर सकती है, और वो बड़ी बड़ी चीजें हैं, पानी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कचरा हो गया, और इसके ऊपर जो काम है वो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सो इंशाल्लाह K4 पे काम होगा, इंशाल्लाह ट्रांसपोर्ट पे, ग्रीन लाइन पे, इन पे काम होगा, और इन्हीं के ऊपर फोकस है। बाकी जहां तक हमारे एमकेएम के जो साथी साथ है अभी, उन्होंने कहा, मैं उनसे 100% एग्री करता हूं कि ना तो सिंध के लीडर्स ने कभी कोई काम का सोचा है कराची में, ना वो करेंगे काम। सिंध के लीडर्स ने सोचा है। बिलावल भुट्टो साहब का एक शॉर्ट सुनाता हूं आपको, सुने साहब शॉर्ट सुने, वो कह रहे हैं कि हमें हिस्सा दो और जान छुड़ाओ। क्या कहना है बिलावल साहब? हमारा है और वफाक का 300 बिलियन, अब हिस्सा दो, काम करो या ड्रामाबाजी बंद करो। देखिए उन्हें सब सीधी सीधी बात है बिलावल की, पैसे दो, अपना अपना काम करो, जान छोड़ो। पीपल्स पार्टी तैयार है। ये कमेटियों का काम कब शुरू होगा? मेरा तो कहना यह है कि पीटीआई में जो काम करने वाले लोग हैं वो आज भी इजलास में नहीं है। इस वक्त इजलास हो रहा है गवर्नर हाउस के अंदर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इजलास कर रहे हैं अपने करीबी लोगों के साथ बैठकर, और वो तमाम लोग वो हैं जिनका ग्राउंड के ऊपर शायद मिलते नहीं। जब बारिश हुई तो वो वज़रा मिले नहीं, लोग ढूंढते रहे वो वज़रा कहाँ हैं, वही दोबारा से बैठे हुए। जिन लोगों ने काम किया पीटीआई के, वो लोग कहाँ हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो जहां जहां गया हूं, मेरे साथ एमएनएस एमपीएस लगे होते हैं, सो काम कर रहे होते हैं बेचारे, सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर जगह हर कैमरा दिखाता नहीं है, तो लोगों को पता नहीं चलता कि वो लोग भी काम कर रहे हैं। आप उन्हें हटा के फुटेज बनवाते हैं। अगर किसी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी पोर्ट एंड शिपिंग है, तो उसको हम पानी के काम में या सड़क के काम में कैसे हम ढूंढ सकते हैं? वो नजर तो नहीं वो आएगी। तो खुद ही कूद गए थे ना झाड़ू लेकर के, मैं कराची साफ करूंगा, और वो झाड़ू दिए बगैर ही गुम हो गए। अच्छा, मेरा बेसिकली पॉइंट ये है कि हम आगाज कहां से करें? आगाज जुबैर भाई, आगाज कहां से होना चाहिए कराची के काम को करने के लिए? इतनी सारी कमेटियां, अगर अब पहला काम हो तो वो पहला काम क्या हो? पहला काम जो है वो बल्दियाती इलेक्शन हो। बाकी जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर है, इनके काम के अंदर कोई खजादा दखल अंदाज। आज ही मुराद अली शाह साहब ने कहा है थोड़ी देर पहले कि इलेक्शन नहीं हो सकते जब तक के मर्दमशुमारी नहीं होगी, तो वो तो मुमकिन ही नहीं है कि वो इस वक्त सिंध हुकूमत इसी मूड के अंदर नहीं है। जुबैर भाई आप बताइएगा कि पहला काम क्या होना चाहिए कराची में? अगर काम शुरू करना है तो पहला काम क्या करे कमेटी? उनके वालिद साहब से मेरी दोस्ती से मुझे पुराने जानते हैं। मैं बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट आपको देता हूँ, एक एग्जाम्पल के साथ सुन लें। ये काम 1100 अरब रुपए है, ये 3 स्पेल में है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। ये 1100 अरब रुपए को 1 साल में या 2 महीने में खर्च नहीं होने, या अगले कई सालों के अंदर ये पैसे होंगे और उसको इसी तरह से यूटिलाइज करना है। तो बात भी ठीक है, आप पूरे मुल्क का 25% बजट एक सूबे को तो नहीं दे सकते, वो बतदरीज ही देंगे प्रोग्राम में। मैं इसको ये चाहता ही हूँ कि देखें इसको सेक्टर में तकसीम किया जाए, कराची को 16 सेक्टर्स में या 5 सेक्टर्स में। उस 5 सेक्टर में अगर आप तकसीम करते हैं तो वहां के जो इमिनेंट सिटीजन है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कोई सियासी पार्टी में है नहीं, और जिन्होंने इस कराची की खिदमत की है ट्रांसपेरेंसी के साथ, उनको उनके साथ मिलकर वो अपने इलाके के लोगों को लें, जहां काम हो रहा है वहां ये काम हो, और उनके थ्रू टेंडर्स हो, उनके थ्रू पेमेंट्स हो, उनके साथ ऑडिट उन्हीं के साथ हो, और ये सारी चीजें अगर होंगी, जहां इनको जरूरत है कि मेरे इलाके में क्या मिलेगा, क्या प्रॉब्लम है, बारिशों में कहाँ नुकसान हुआ है, किस जगह पे कैसे काम करना है और किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं, हमारे हिसाब से यही तरीका है। इसके अलावा किसी तरीके से अगर काम किया तो ये पैसे इधर उधर हो जाएंगे, जहां लगाने हैं वहां नहीं लगेंगे, गवर्नमेंट है वहां नहीं लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा कादरी साहब, जुबैर मोतीवाला साहब, हुनैद लखानी साहब। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के और अलमिया है, बहुत ही बड़ा अलमिया। पाकिस्तान का जो सरकारी टीवी है वो फनकारों को काम करने के कितने पैसे देता है, और किस तरह देता है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। एक ऐसा इदारा है जिसको देखते हैं तो सबको अपना बचपन याद आता है, सबको बहुत मोहब्बत है उस इदारे से, और इस इदारे को चलाने के लिए हर माह बिजली के बिल के अंदर पैसे भी देते हैं। उसका नाम है पीटीवी। जब भी जिक्र होता है पीटीवी का तो एक हमदर्दी, एक मोहब्बत, इसका एक रुझान पैदा होता है।
लेकिन पीटीवी का जो इस वक्त हाल है, हम सोच रहे थे कि जब तब्दीली वाली हुकूमत आएगी तो पीटीवी के ड्रामे बेहतर हो जाएंगे, उसकी एकेडमी ठीक हो जाएगी, जो सियासी भर्तियां थी वो निकल जाएंगी। लेकिन एक चेक ने बहुत परेशान कर दिया है। चेक मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे बड़े नामवर अदाकार हैं, उनको पीटीवी ने ये चेक जारी किया है। ये स्टैंप देख रहे हैं आप पीटीवी की, राशिद महमूद साहब, आप इनको कई ड्रामों के अंदर देखते रहे हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र हैं ये, और इनको 620 रुपये का एक चेक जारी किया है। ये 620 रुपये का चेक अभी इसी महीने, आप इस पर डेट देख सकते हैं, इसमें चेक जारी हुआ है। इन्होंने जो भी काम किया, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, 8 सितंबर को ये चेक जारी हुआ है। राशिद साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसे हैं आप? राशिद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? राशिद महमूद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? लाइन ड्रॉप हो गई, दोबारा मिलाते हैं। मैं चाहूँगा कि और भी जो हमारे फनकार हैं जो पीटीवी में काम करते हैं उनको भी इस मामले पर लें, क्योंकि दुख वाला मामला है, बहुत ही एक ऐसा मामला है कि आप इतने बड़े फनकारों को जो पाकिस्तान की शान होते हैं, जो लोगों को चेहरों पे मुस्कुराहट लेकर आते हैं, जो लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, उनको मुआवजे के तौर पर जो रकम दे रहे हैं, पीटीवी जो रकम दे रहा है 620 रुपये का चेक। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस महंगाई के दौर के अंदर, जहाँ पे मतलब क्या मैं आपको बताऊं कि सब्ज़ी, गोश्त, दाल, बिजली, पेट्रोल, इसकी कीमतें कहाँ पहुँची हैं, और पीटीवी अभी तक इसी एक काम का, एक एपिसोड का 620 रुपये का चेक दे रहे हैं। कैसर निज़ामानी साहब हमारे बहुत ही प्यारे फनकार हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो भी इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। राशिद महमूद साहब भी इस वक्त मौजूद हैं। कैसर भाई, ये 620 रुपये का चेक, पीटीवी की स्टैंप, इतने बड़े बड़े फनकार, इतनी ज़्यादा मेहनत, क्यों अब तक हम 21वीं सदी के अंदर अपने फनकारों को, अपने प्रोड्यूसर्स को, अपने राइटर्स को सरकारी सतह के ऊपर ये इतना मुआवजा देकर इनकी क्या हौसला अफजाई कर रहे हैं, इनकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? पीटीवी क्या कर रहा है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फैसल भाई कि आपने मुझे याद रखा, और बोल टेलीविजन का शुक्रिया, और फिर आपने मुझे इतने बड़े स्टार के साथ ऑनलाइन लिया हुआ है, राशिद साहब के साथ। राशिद साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, दूसरी बात, पीटीवी, थैंक यू सर। अच्छा, होता यह है कि हम बहैसियत कौम खुद को एक बहुत ही तरक्की आप समझते हैं, जो कि हम हैं नहीं, क्योंकि किसी भी कौम का जो सॉफ्टवेयर इमेज वो कल्चर के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है, और कल्चर को रिफ्लेक्ट करने वाले उस कौम, उस मुल्क के फनकार, अदाकार होते हैं। सही बात। और जब उन लोगों की, उन फनकारों की, उन क्रिएटिव लोगों की पजीराई नहीं होती, तो उस मुल्क का जो फेस है वो दुनिया में अच्छा नहीं समझा जाता। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और इस वक्त जो सोशल मीडिया पे राशिद साहब के हवाले से वीडियो बयान भी है, उस हवाले से मैंने भी देखा, और मुझ जैसे और भी पाकिस्तानियों ने देखा, तो हमें बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ। अलमिया यह है कि पाकिस्तान टेलीविजन, जिसकी मैं आज भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, उसके लिए मेरे दिल में, हम सब के दिल में जी बहुत ज़्यादा इज्जत है। लेकिन इदारे को चलाने वाले वो लोग जो इस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन में मौजूद हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी का एक सवालिया निशान। मैं कैसर भाई उनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर आता हूँ, उन पर आता हूँ। पहले मैं राशिद भाई का भी ले लूँ। राशिद भाई, आपसे बहुत मोहब्बत करती है पाकिस्तानी कौम, और ये चेक देखकर दिल के आंसू रो रहे हैं कि एक इदारा है जिसको हर बिजली के बिल के अंदर पूरी पाकिस्तानी कौम पैसा दे रही है, और वो अपने फनकारों के साथ जो कर रहे हैं, ये 620 रुपये का जो चेक है जो आपको मिला है, ये किस काम में मिला है? मैं बहुत माजरत के साथ ये सवाल कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल जानना ज़रूरी है, आपके मुंह से बताना ज़रूरी है, ताकि इस चीज़ को ठीक करने के लिए इमरान खान तक, शिबली फराज तक पहुँचा जाए। जी राशिद भाई। जी मैं अर्ज करता हूँ जी। मेरा देखिए डियर, मेरा ये जो रेडियो पाकिस्तान है और टेलीविजन पाकिस्तान टीवी जो है, ये मेरे मदर इंस्टीट्यूट है।
उनके साथ मेरे पाकिस्तान का लफ्ज जुड़ा हुआ, और मैं पाकिस्तान टेलीविजन हूँ। इस मुल्क के सारे कैरेक्टर एक्टरों के रोल आप गिन के कर लें, मेरे अकेले की तादाद जो है, जो पब्लिक में इन 50 वर्षों में लोगों ने जिनको अप्रिशिएट किया और कबूलियत, और जिसमें करोड़ों अरबों रुपए की स्पॉन्सरशिप्स मिली, आप सब उससे शनासा है। मैं अपनी जमीन, अपने रूट्स, अपने मुल्क, अपने रिलीजन, अपने लोगों और अपनी रहतलसर, अपने पाकिस्तान से जुड़ा हुआ फर्द हूँ। मैंने कभी कोई अनड्यू किसी भी हुकूमत में, किसी भी दौर में कोई भीख नहीं मांगी। ऐसा आज तक चंदे के मैं बड़े बड़े नामों से शनासा हूँ जो हर दौर में लाखों रुपए इनसे मुख्तलिफ शक्लों में एंटर है, मैं उनके नाम भी ले सकता हूँ। नहीं किया मुझे। मैं अपने इस पाकिस्तानियत और बींगे ह्यूमन बींग और बींगे मुस्लिम मेरे बिलीफ पे सर्वाइव कर रहा हूँ। मुझे अपने रब को भी, और मैंने अपने काम को बड़ी ईमानदारी से किया और मैं कर रहा हूँ। तो आज तक इस आलम में पीरी में सफेद वालों से भी मुझे मुंडा बना के पाठ कराते हैं। ये नया पाकिस्तान बना तो स्टेज पे बिल्कुल आगाज में फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे इंफॉर्मेशन और कल्चर के मिनिस्टर थे, मुझे बुलाया कि राशिद ये एक स्टेज प्ले कर रहे हैं हमने, तो मैं कहा जी मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मुझे इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं ये करता फिरूं। तो उन्होंने कहा मुझे कि नहीं यार वो एक स्पिरिचुअल सा काम है, सिपाही असगर नदीम सैयद लिख रहे हैं तो मैं वो करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ओके एक स्पिरिचुअल ट्रिब्यूट के हवाले से मैंने उसको करके कर दिए। मेरे 2 महीने लग गए, और जो मैं मजदूरी है, मैं कौन सा ऐसा कोई मुल्क का सुपरस्टार हूँ जो मेरे मामे चाचे और मेरे प्रोडक्शन हाउसेज है, मैं तो मजदूर आदमी। 2 महीने की आपको ये उजरत दी, 2 महीने की उजरत ये है। वो मैंने किया 2 महीने मेरे लग गए। 4 शोज का मुझे कहा गया, वो इस कदर पजीराई हुई कि 10 शोज मुझे करने पड़े, और उसके भी मुझे 50,000 को मजदूर। कोई बात नहीं है यार, मैंने तो ट्रिब्यूट उस इब्ने मरियम के लिए किया था जो मुझे जिंदगी में पहली बार दिखा। राशिद भाई अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने ये चेक देखा, रात को मुझे भेजा था, कैसर भाई ने मुझे चेक भेजा था, मैंने इनको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने रिसर्च की कि दुनिया भर में जो सरकारी चैनल्स हैं वो अपने फनकारों को, सहाफ़ियों को, अदीबों को, शायरों को जब बुलाते हैं किसी प्रोग्राम में तो कितने पैसे देते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका कितने देता है, BBC कितने देता है, अल जजीरा कितने देता है, TRT कितने देता है। और इसमें भी डियर ये जो 620 का मुझे चेक दिया है इन्होंने, इसमें 500 रुपए जो है वो मेरी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो सबको मिलता है, हर आर्टिस्ट को जिसको मिला वो उसका ये छोटा सा इंसेंटिव जो होता है तो उसकी पेमेंट में शामिल। तो इट मीन्स के इस काम के मुझे 120 रुपए। अल्लाह अकबर, आपको इस काम के 120 रुपए मिले। अल्लाह अकबर। कैसर भाई मैं ये देख रहा था, मैं ये देख रहा था कि इंटरनेशनली जो बहुत सारे सरकारी चैनल्स हैं वो अपने फनकारों को, अदीबों को, शायरों को, सहाफ़ियों को कितने पैसे देते हैं अगर वो किसी एक छोटे से प्रोग्राम में भी बुलाते हैं। अपनी पसंद नापसंद, अपनी एफिलिएशन के लोग चाहिए ना इनको, अपनी जमीन से एफिलेटेड और अपने लोगों से एफिलेटेड लोग जो है वो बुरे लगते हैं कोई भी हुकूमत को। वो जो इनके हाँ में हाँ मिलाने वाला, जो सच बोलता है, जो अपने राइट्स की बात करता है, बीइंग ए पाकिस्तानी ह्यूमन बीइंग और बीइंग ए राशिद महमूद जो एक 60 बरस की पार्टी। कैसर भाई, राशिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर भाई ये बताएं कितने पैसे मिलने चाहिए, मेरे पास चंद सेकंड रह गए, अंदाजन कितने पैसे मिलने चाहिए? वैसे तो फनकार के लिए बहुत जितने भी मिले कम है, लेकिन कितने मिलने चाहिए? फैसल आपने मेरे साथ ज्यादती की, मुझे आपने वक्त नहीं दिया। राशिद साहब क्लैरिफिकेशन कि आप हमारे सुपरस्टार हैं। नंबर 2, जितना काम राशिद साहब ने किया है, अगर पाकिस्तान टेलीविजन के जरिए से उनको अपने काम की सिर्फ रॉयल्टी भी मिलती रहे, मैं सिर्फ रॉयल्टी की बात कर रहा हूँ, तो राशिद साहब को या मुझ जैसे लोगों को जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस होल्डर हूँ और मुझे आज 12 साल हो गए कि पाकिस्तान टेलीविजन ने दोबारा कोई काम नहीं दिया है। हमारे पास फीस स्ट्रक्चर 12 साल हो गए आपको कोई काम नहीं दिया, और आपके बगैर तो ऐसा लगता है कि मतलब राशिद साहब हो या कैसर जमानी, उसके बगैर पीटीवी नामुकम्मल है। एक आखिरी कमेंट कर दीजिए। बंद हो गया जी, हमारे पीटीवी पे ड्रामा ही नहीं। जी राशिद भाई, खत्म। टीवी पे ड्रामे नहीं बनते, पीटीवी पे लोकल चैनल्स के चले हुए पुराने ड्रामे चलाए जा रहे हैं, और जिन लोगों को इन लोगों ने रिसेंटली अपॉइंट किया है वो टीम ऑलरेडी प्लांटेड है दूसरे प्राइवेट चैनल्स, पाकिस्तान टेलीविजन पे, और मिलियंस में उनकी सैलरीज हैं, उनको बेड़ा गर्क करने के लिए लाया गया है। इस वक्त
3 प्राइवेट चैनल्स के, अगर आप बोलो तो मैं नाम भी ले लेता हूँ। नहीं, आप नाम न लीजिए, मैं राशिद भाई से आखिरी टेक लूंगा, इस सेगमेंट का टाइम खत्म। राशिद भाई क्या कहेंगे आखिर में, आप क्या कहेंगे? उसके बाद मैं शबली फराज साहब से कोशिश करूंगा उनसे रब्ता करने की। बताइए आप क्या कहेंगे राशिद भाई? मैंने क्या कहना है, जहां सारी जिंदगी निछावर कर दी अपने उस पे, और उस पे आज हमें उसके आफ्टर इफेक्ट इस आलम पीरी में ये मिल रहे हैं, ये हमारी डिग्निटी और ये इज्जत है, तो फिर काहे को किया? फिर मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी बेकार है। ये अवार्ड वगैरह जो कुछ नहीं होते, रिवॉर्ड होता है जो डिग्निटी और वकार, और वो अल्लाह मियाँ देता है। मेरे अल्लाह ने मुझे दिया, आप मेरा मुझसे छीन रहे हो यार। मैं इंतहाई अफसोस के बाद ये सेगमेंट ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे शायद पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि शुक्रिया चाहिए राशिद महमूद साहब का। सारे पाकिस्तानी बहुत मोहब्बत करते हैं, कैसर ज़मानी साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं। मामला PTV के सही करना इमरान खान साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं समझता हूँ शिबली फराज साहब, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सवाल जो आज उठे हैं, इनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। 120 रुपये का चेक, 620 रुपये का चेक, जिसमें से 500 रुपये तो उनको किसी एक मद में मिलते हैं। 120 रुपये का चेक इस दौर के अंदर, शिबली फराज साहब, मेरा ख्याल है आपको इसके ऊपर एक्शन फौरी लेना चाहिए। अब ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि गैस का एक बड़ा बहरान आने वाला है पाकिस्तान में, बहुत बड़ा बहरान। और अमेरिका में इलेक्शन जारी हैं, डोनाल्ड ट्रंप बमुकाबला जो बाइडन सदारती इंतखाबात है। पाकिस्तानी इस ग्राउंड से बाहर निकल के खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं मैं बताऊंगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तानियों को एक और बहरान के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं गैस का बहरान अब जो सर्दियाँ आएंगी उसमें इस साल होगा और अगले साल तो बहुत ज़्यादा होगा, तो तैयार रहें। क्या कहा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, मैं आपको सुनाता हूँ। हमारे लिए ये डिबेट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये गैस का जो ये सिचुएशन है, ये जो मैंने देखी है, मैं इसलिए अलार्म्ड हूँ क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है इस सर्दियों में हमें प्रॉब्लम आना है, लेकिन अगली सर्दियाँ इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। और जो हम अब ज़्यादातर इम्पोर्टेड गैस के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, उसमें और डोमेस्टिक गैस में, वो जो आपने दिखाया भी था चार्ट में, इतना बड़ा अब गल्फ है कि हम अगर गैस जिस कीमत के ऊपर बेचते हैं लोगों को, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इम्पोर्टेड गैस इंपोर्ट करके और इस कीमत पे बेचें। तो क्या गैस महंगी होगी, गैस नहीं मिलेगी, ज़िंदगी किस तरह आगे बढ़ेगी? यानी कि पहले से बता दिया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने। मतलब बताना नहीं है, मेरा ख्याल है कि स्ट्रैटेजी बना के किस तरह से हैंडल करना है। लेकिन आवाम ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि गैस का एक बड़ा बहरान आएगा इन सर्दियों में, इन विंटर्स में, और अगले साल तो उससे बड़ा आएगा, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं। मोइन रज़ा खान साहब हमारे पास, मेरे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं, MD हैं PPL के। मोइन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या समझे आम आदमी, क्या समझे अब घर में जो है वो गैस नहीं होगी, क्या करें? सिलेंडर्स भी नहीं होंगे तो चूल्हा किस तरह जलेगा, खाना कैसे बनेगा, या इंडस्ट्री कैसे चलेगी, या क्या होगा? इससे क्या समझे इमरान खान साहब ने जो कहा है? देखिए, इमरान खान साहब ने जो कहा है वो जाहिर है कि उसके पीछे बहुत बड़ा डाटा है जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये कहा है। क्योंकि देखें, मैं बेसिकली आई एम एन एक्सप्लोरर एंड प्रोड्यूसर ऑफ मोस्टली द गैस। ठीक है। हमारा जो तकरीबन 80% के करीब जो हमारा जो कंपोनेंट है वो गैस का है। तो वी आर एक्चुअली PPL इज अ पायनियर इन द गैस इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। वी डिस्कवर्ड फॉर 1952 में हमने सुई गैस डिस्कवर की थी, और उसके बाद 1955 से हम गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। और एक वक्त ऐसा था कि PPL वाज द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ गैस इन द कंट्री। अच्छा, इस समय देखें, पिछले 15-16 साल से तकरीबन पाकिस्तान हर दिन 4000 मिलियन क्यूबिक फीट यानी 4 बिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस पर डे प्रोड्यूस करता रहा है, और नेचुरली डिमांड भी मीट करता रहा है पाकिस्तान की। लेकिन ये 15-16 साल से तकरीबन कांस्टेंट रही है फिगर। ठीक है। अच्छा, ये ऐसा नहीं होता है, ये जो ज़मीन में रिसोर्सेज होती हैं वो ज़ाहिर है आस्ता
हो रही होती हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम 4 BCF जो है वो कर रहे थे, उसके अलावा कोई एफर्ट नहीं हो रही थी। हो ये रहता कि जो फील्ड डिप्लीट होती है, ख़त्म हो रही होती हैं या कम उनकी प्रोडक्शन हो रही होती है, तो उसकी जगह नई फील्ड्स आ जाती हैं, ठीक है, और नई डिस्कवरीज होती रहती हैं, और उसकी वजह से वो एक मेंटेन किया होता 4 BCF का प्लेटू। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब ये थोड़ा सा, क्योंकि अब पाकिस्तान में डिस्कवरीज रिलेटिवली बड़े साइज की नहीं हो रही हैं, और बड़े साइज की डिस्कवरीज के लिए मैं कहता रहता हूँ कि अब हमें ट्रेडिशनल ऑयल एंड गैस का कॉरिडोर है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा और ऑयल एंड हमें फ्रंटियर एरियाज में जाना पड़ेगा। लेकिन देखिए, ऑयल एंड गैस का जो एक्सप्लोरेशन का और उसके बाद डेवलपमेंट का और प्रोडक्शन पे लाने का जो प्रोसेस होता है, जिसे हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, बहुत लंबा होता है। तो जाहिर है कि इस वक्त का जो बहरान है वो उससे डायरेक्टली तो हल नहीं हो सकता कि हम अपनी एक्सप्लोरेशन बढ़ाएं, जैसा कि PPL बढ़ा रही है, और अभी उन्होंने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी भी करी है बलूचिस्तान में। अच्छा, ये तो बहुत उस साइड पे चले गए सर। अब मोइन साहब ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तानी को क्या करना चाहिए इस विंटर में और नेक्स्ट वाले विंटर में? मैं कर रहा हूँ। देखिए पाकिस्तान में तकरीबन इस वक्त प्रोडक्शन 4,000 मिलियन या 4.4 BCF से इस वक्त कम होकर तकरीबन 3.9 पर आ गई है। लेकिन इस दौरान एक बात ये हुई है कि पिछले चंद सालों से, 4 सालों से तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता LNG जो लिक्विडाइफाइड नेचुरल गैस है, जो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, उसको हमने ऐड करना शुरू करा है, वो तकरीबन 1.2 BCF के लेवल तक हम उसको ले गए। तो पाकिस्तान की इस वक्त प्रोडक्शन जो है 5 BCF पर डे की है। पाकिस्तान की इस वक्त डिमांड जो है ना वो 6 BCF पर डे से ज़्यादा की है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मोइन साहब, मुझे खाली 2 लफ्जों में बता दीजिएगा कि पाकिस्तानी को क्या करना चाहिए, फिक्र करे कि नहीं, घबराना नहीं? मैं बता रहा हूँ, फिक्र तो करनी ही चाहिए, फिक्र करनी चाहिए। प्रोडक्शन कम हो रही है और बाहर की LNG जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। मैं माजरा चाहता हूँ मोइन साहब, माजरा चाहता हूँ, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, माजरा चाहता हूँ। आपने एक चीज़ बता दी, खान साहब कह रहे हैं घबराना नहीं है वाला मामला नहीं है, घबराना है, बहरान आ रहा है, गैस का बहरान आ रहा है, तैयारी पकड़ें। प्रोग्राम ख़त्म करते वक्त एक आपको अच्छी खबर दे दूँ। जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान, तकरीबन मुख्तलिफ सर्वेज ये कह रहे हैं कि बड़ा टाकरे का मुकाबला है। पाकिस्तानी जो हैं उनका झुकाव दोनों साइड पर, लेकिन ज़्यादा झुकाव पाकिस्तानी इसका जो बाइडन की तरफ है, जो पहले दो मरतबा नायब सदर रह चुके हैं। सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान फॉर बाइडन नेशनल काउंसिल का क़याम अमल में आया है। ये बहुत बड़े पैमाने पर एक इदारा बनाया गया है जिसके अंदर पाकिस्तानी जो हैं वो इसके अंदर पेश हैं। अतर तरमीज़ी साहब, उनसे मैंने कोशिश की रब्ता करने की, वो हो सकता है अभी आ भी जाए लाइन पर, लेकिन अगर नहीं आते तो बताता हूँ कि अतर तरमीज़ी साहब को जो है वो नेशनल डायरेक्टर बनाया गया है। साथ ही मिस आयशा हैं, उनको पाकिस्तान पब्लिक अफेयर्स कमेटी की मेंबर रही हैं, उनको एक ओहदा दिया गया है कि वो कम्युनिकेशन की डायरेक्टर होंगी। और बहुत बड़ी बात यह कि मोहम्मद हयात साहब को जो नेशनल स्टडीज़ के डायरेक्टर बनाया गया है, इम्तियाज़ राही साहब को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तानी दोनों साइड पर, डोनाल्ड ट्रंप की साइड पर भी और जो बाइडन की साइड पर भी, बड़े एग्रेसिवली आगे आ रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, और खुलकर जो फंड रेजिंग बहुत शरीक हो रहे हैं। और साथ ही इस सारे इंतखाबात के बाद कोई भी पार्टी जीतती है, अगर जो बाइडन जीतती है तो ये उम्मीद है कि बहुत सारे पाकिस्तानी अच्छी पोजीशंस के ऊपर होंगे। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।